शरीर में ऐसे ऐसे निशान है, ऐसे ऐसे मार के मेरे साथ उसने गलत काम किए। देखो क्या एक महिला की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है? क्या मजदूरी मांगने की कीमत उसे झूठे मुकदमों में जेल तक पहुंचकर चुकानी पड़ी है? और क्या इस पूरे मामले में सिर्फ एक मेहनती नहीं बल्कि एक और नाम भी जांच के घेरे में आ गया है? जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। नीम का थाना के चर्चित दुष्कर्म प्रकरण में अब जांच ने ऐसा मोड़ ले लिया है जिसने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है। इस मामले में अब गीगरा जोड़ली की कथित भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि महेंद्र पुरनाथ के साथ साथ गीगरा जोड़ली ने भी उस पर दबाव बनाया और पूरे मामले को दबाने में अहम भूमिका निभाई है। आखिर क्या है पूरा मामला, किस आधार पर जांच आगे बढ़ रही है और अब पुलिस की कार्रवाई किस दिशा में जा रही है, आइए आपको पूरी कहानी क्रमवार बताते हैं। सबसे पहले यह कि आखिर कैसे शुरू हुआ यह पूरा मामला। एफआईआर के अनुसार पीड़िता ने बताया है कि वह थोड़ी थाना अंतर्गत जोड़ली स्थित गरीब नाथ आश्रम में मजदूरी का काम करती थी। पीड़िता का आरोप है कि वह इसी दौरान आश्रम के महेंद्र पुरनाथ ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। पीड़िता का यह भी कहना है कि शुरुआत में वह डर और सामाजिक बदनामी के कारण चुप रही, लेकिन जब उसने अपनी मेहनत की मजदूरी का बकाया मांगा और कथित घटनाओं का विरोध किया, तभी उसने जीवन में मुश्किलें का सिलसिला शुरू हो गया। अब इस पूरे मामले का सबसे चर्चित पहलू गीगरा जोड़ली का नाम भी है। पीड़िता का आरोप है कि गीगरा जोड़ली लगातार महेंद्र के पक्ष में सक्रिय रहा है। उसने कथित तौर पर उसे समझौता कराने, शिकायत वापस लेने और मामले को आगे नहीं बढ़ाने के लिए दबाव बनाया। पीड़िता का दावा है कि जब उसने समझौता करने से इनकार किया तब उसके खिलाफ माहौल बनाया गया और उसे डराने धमकाने की कोशिश की गई। यही कारण रहा कि अब जांच एजेंसियां गीगरा जोड़ली की कथित भूमिका पर भी पड़ताल कर रही हैं। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि अभी जांच के बाद ही हो पाएगी, लेकिन एक बार तो राजस्थान में यह शर्मनाक घटना ने लॉ एंड ऑर्डर पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला यहां तक सीमित नहीं रहा, पुलिस पर भी लगे हैं गंभीर आरोप। बिल्कुल सही सुना आपने। एफआईआर में थोड़ी थाना अधिकारी नेकीराम चौधरी का नाम भी सामने आया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसकी शिकायत पर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई और उसे न्याय दिलाने के बजाय कथित रूप से मामले को दबाने की कोशिश की गई। इन आरोपों की भी जांच की जा रही है और अब फिलहाल किसी अधिकारी की भूमिका पर भी अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। पीड़िता ने एक और बेहद गंभीर आरोप लगाया है। उसका कहना है कि मजदूर के बकाया रुपए मांगने के बाद उसे कथित रूप से हनी ट्रैप के झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया। पीड़िता का दावा है कि इस मामले में उसे उसके पति और यहां तक कि उसकी नवजात 7 वर्षीय बेटी को भी जेल तक जाना पड़ा। उसका आरोप है कि इस पूरे घटनाक्रम का उद्देश्य उसे डराना, बदनाम करना और दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराने से रोकना था। जब उसे कहीं सुनवाई नहीं मिली तब उसने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। पीड़िता के अनुबयान पुलिस के समक्ष धारा 161 बीएनएस और कोर्ट में धारा 164 बीएनएस के तहत दर्ज हो चुके हैं। इसके बाद इस मामले की जांच कोतवाली थाना, नीम थाना से हटाकर थोड़ी थाना पुलिस को सौंप दी गई है। अब जांच अधिकारी उपलब्ध दस्तावेजों, गवाहों के बयान, डिजिटल और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार जिन जिन लोगों के नाम एफआईआर में आए हैं उनकी कथित भूमिका की भी अलग अलग स्तर पर और अलग अलग जांच एंगल बदलकर जांच की जा रही है। अब यहां पर पुलिस का खेल देखिए कि जिस थोड़ी थाना अधिकारी नेकीराम पर पीड़िता ने महेंद्र और गीगरा जोड़ली को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे, उसी को जांच वापस दे दी गई। अब आप खुद ही कमेंट करके बताइए कि कोई भी व्यक्ति जिस पर झूठे मुकदमे फंसाने या मामला दबाने या फिर कोई भी कानूनी दांवपेचों के आरोप लगे हों और वापस उसी की जांच वह व्यक्ति स्वयं करे, तो क्या संभव है कि जांच निष्पक्ष हो पाएगी? क्या कोई व्यक्ति खुद को ही जांच करते हुए दोषी ठहरा पाएगा? खैर, मामले में अब भी उच्च अधिकारियों के बयान आना बाकी हैं, जांच को लेकर भी और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर भी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जांच में पीड़िता के आरोपों की पुष्टि होगी? क्या कथित तौर पर सहयोगी गीगरा जोड़ली की कथित भूमिका को लेकर नए तथ्य सामने आएंगे?
क्या पुलिस को ऐसे साक्ष्य मिलेंगे जिनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब अब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। फिलहाल पीड़िता आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग कर रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से की जा रही है और अंतिम कार्रवाई केवल साक्ष्यों, गवाहों के बयान और जांच के निष्कर्षों के आधार पर ही की जाएगी। हम एक बार फिर स्पष्ट कर देते हैं कि इस रिपोर्ट में जिन आरोपों का उल्लेख किया गया है वे पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोप हैं। इनकी सत्यता की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन जांच जारी है। अंतिम निर्णय पुलिस जांच और न्यायालय की प्रक्रिया के बाद ही पूरा हो पाएगा। कहते हैं कि सच की राह मुश्किल जरूर होती है, सच की राह मुश्किल जरूर होती है, लेकिन मंजिल हमेशा सच के साथ खड़ी होती है। झूठ चाहे जितना शोर मचा ले, सच को खामोश नहीं कर सकती है। वक्त की अदालत में हर राज बेनकाब होता है। इंसान देर से सही, लेकिन होता जरूर है। आपको क्या क्या आपके साथ में जो बाबा ने दुष्कर्म किए वो बताएं आप। हम गुजरात से इधर काम करने के लिए आए थे, तो मैं और मेरे पति दोनों काम करने के लिए आए थे। तो बाबा ने हमको फोन करके बुलाया था कि इधर टाइल्स का काम कर लो, क्योंकि उधर आपकी मजदूरी नहीं चल रही है। तो मैं और मेरे पति और मेरी बेटी हम तीनों आए इधर काम करने के लिए। हम काम चालू कर दिया था, हमने काम भी किया हमने। पर काम के दौरान मैं जब उनके रूम में पोछा लगाने या कुछ बारी लगाने, कुछ भी काम करने के लिए जाती थी, तो वो मेरे साथ गलत काम करता था बार बार। तो मैंने अपने पति को बताया कि ये बाबा तो मेरे साथ ऐसे ऐसे गलत काम कर रहा है, हमारे जितने भी काम के पैसे है वो काम के पैसे ले लो और हम गुजरात वापस चले जाएंगे। तो मेरे पति ने मेरे ऊपर पहले तो विश्वास नहीं किया कि बाबा तो ऐसा काम नहीं कर सकता है। उसके बाद में हमें वो प्लॉट लेकर गया कि चलो उधर प्लॉट के अंदर वहाँ तुम्हें टाइल्स लगानी है। मेरे को और मेरे पति को और मेरी बेटी को, हम तीनों को लेकर गया। तो उसके बाद में उसने मेरे पति को दारू लेने के लिए और खाना लेने के लिए, ये सब कुछ लाने के लिए बाहर भेज दिया। मेरे पति को तो गाड़ी चलानी आती नहीं है, तो वो पैदल ही चल के गए। तो उधर से बहुत दूर था, तो उनको कम से कम 2-2.5 घंटे जितना लगा टाइम। तो उनको आते आते उन्होंने मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश की। मेरी बेटी को बाहर डरा धमका कर बिठाया और मेरे को डंडे से मारा। जब मैंने विरुद्ध किया कि मैं ये गलत काम नहीं करने दूंगी अभी, तो मेरे को डंडे से मारा और मेरे साथ गलत काम करता रहा बार बार, और मेरे को मारता रहा। ऐसे ऐसे किया उसने मेरे साथ। उसके बाद में मैंने अपने पति को वो जो मारा था उसने मेरे को वो सारे निशान दिखाए। तो मेरे पति को भी विश्वास आ गया कि ये बाबा सच में ऐसे गलत काम करता है। और उसके बाद में हमारे पास रिकॉर्डिंग भी थी, और वो उन्होंने गिरिराज ने, और गिरिराज कौन है ये? गिरिराज जोड़ली का है। गिरिराज जोड़ली, हाँ जी। उसने हमारे सारे सबूत मिटा दिए और मेरी बेटी के गर्दन पे चाकू रख के हमसे कोरे पन्नों पे साइन करवाई। उसके बाद में हम तो गुजरात चले गए वापस। फिर मैंने बाबा को फिर से फोन किया, क्योंकि हमें हमारे किराए वाले सब हमें परेशान कर रहे थे कि हमारे पैसे दो पैसे दो। तो मैंने बोला इनको कि हमने काम किया है, हम काम के पैसे मांग रहे। तो बाबा ने हमारे ऊपर हनी ट्रैप का केस कर दिया। उसके बाद में हमें बुलाया इधर, हमें पता नहीं था। तो बुलाने के बाद में हमें ऐसा बोलने लगा कि तुम इधर आके पैसे ले जाओ। गिरिराज और बाबा दोनों ऐसे बोलने लगे, पूरननाथ। तो फिर हम इधर आए पैसे लेने के लिए, तो मेरे को और मेरे पति को थाने में डलवा दिया। नहीं, आप यहाँ रेलवे स्टेशन के ऊपर उतरे। आपने बताया कि रेलवे स्टेशन के ऊपर उतरने के बाद में हाँ। 2 पुलिस वाले आते हैं, आपको सिविल वर्दी में गाड़ी में बैठा के लेके जाते हैं। हाँ, कौन से थाने में लेके गए थे आप? रेलवे स्टेशन पे भी हम 4 दिन रुके ऐसे ही लगातार। उसके बाद में जब बाबा ने ऐसा बोला कि हम आ रहे हैं, आप पैसे ले जाओ, जहाँ पे फिर से हम वही ऑफिस पे जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा बोल के हमें लेने के लिए आए। तो पैसे लेने के लिए तो हमें खड़ा किया, ऐसा बोला कि पैसे ले जाओ। तो हम पैसे लेने के लिए उधर खड़े थे, तो पीछे से एक गाड़ी आई। उस गाड़ी में बिना वर्दी के आदमी बैठे हुए थे और एक औरत थी। तो मेरे को और मेरे पति को उठाकर उधर से ले गए। कहाँ लेके गए आपको? थोई थोई थाने में। हाँ। उसके बाद में
हम जो मुकदमा दर्ज करवाया और हमें जेल भिजवा दिया। मेरी बेटी को तो सिक्कर भेज दिया, मेरे पति को। बेटी कितने साल की आपकी? मेरी बेटी 7 साल की। 7 साल की। तो पुलिस वालों ने क्या दबाव बनाया आपके ऊपर, क्या कहा पुलिस वालों ने? पुलिस वालों ने भी इस मामले को रफा दफा करने की, आप बता रहे थे कि पुलिस वालों ने काफी दबाव बनाया और इस मामले को दबाने की कोशिश की। हाँ, उन्होंने हमसे ऐसा बोला नेकीराम चौधरी ने कि अब समझौता कर लो बाबा से, ठीक है। किस चीज का समझौता? ये बात किसने कही, समझौता कर लो? नेकीराम चौधरी ने जी। और बाबा ने, गिरिराज ने, तीनों ने बात की थी। तो हमने मना कर दिया, तो उन्होंने तो हमें जेल पहुंचा दिया। उसके बाद में हम अभी तो बयान देकर आ रहे। आपके बयान, कम से कम जेल जाने से 20 दिन तक आप होटल में रुके रहे, आपको, आप पे पुलिस को बार बार इंफॉर्मेशन करते रहे, आपके बयान ले लो। आप यहाँ कोर्ट में पहुंचे, कोर्ट में आपके यहाँ पुलिस वालों ने बयान नहीं दर्ज करवाए, आपके मामले को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने की कोशिश की। हाँ, दबाने की कोशिश कर रहे थे। वो हमारा केस दबा के वो हमें मतलब बेगुनाह गुनहगार साबित करना चाहते थे और उसको बेगुनाह साबित कर, बाबा को बेगुनाह साबित करना चाह रहे। और पैसे भी उसने बहुत खाए, थोई वालों ने। हमने ये भी सुना है कि उन्होंने बहुत सारे पैसे खाए, 5-10 लाख रुपए खा लिए। और गिरिराज ने भी बहुत पैसे खाए। और अभी भी वो हमसे यही बोल रहे हैं कि आप ऐसे समझौता कर लो, समझौता कर लो। अभी भी कल परसों आए थे, तभी भी ऐसा ही बोल रहे थे कि आप समझौता कर लो। यानी कल परसों आपसे फिर मिले थे? हाँ। आपको जेल जाने के बाद में फिर मिले आपसे? हाँ। नहीं, आपको तो जेल भेज दिया, हनी ट्रैप का मामला आपके ऊपर दर्ज करवा दिया गया और हनी ट्रैप के अंदर आपको इस तरह से फंसाया गया कि आप पे कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे। हाँ। तो अभी क्या आप जमानत पे बाहर हैं? हाँ, जमानत पे बाहर है। और आज आपके 164 के बयान हो गए जो आपके साथ में दुष्कर्म किए थे बाबा ने। हाँ, हो गए। तो अभी क्या आश्वासन मिला है आपको? मेरे को बहुत सुकून मिल रहा है। अभी तो उसको जेल होगी तब ज्यादा सुकून मिलेगा। आपको न्याय मिलना चाहिए। हाँ। बात यह है। इसी उम्मीद के साथ कि जांच निष्पक्ष होगी और सच सबके सामने आएगा, हम इस मामले की हर आधिकारिक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए लगातार आप बने रहिए एमटीवी राजस्थान न्यूज के साथ। मैं संदीप अग्रवाल, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में हमारा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे 3 विकल्प। इनमें से एक को चुनिए और सच के इस सफर में हमारा साथी बनिए।